अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उमर तारक, आपका फिजिक्स टीचर। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक 1.3 सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो हमारे पास आज का लेक्चर है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा पहले वर्ड जो है आपके पास इंटरनेशनल, इस पर फोकस करेंगे। इंटरनेशनल का मतलब है कि हमारे पास दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको मिलाकर, जितनी भी नेशंस हैं उनको इकट्ठा करेंगे तो जो नई चीज बनेगी या जो नया सेटअप बनेगा उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल। के सारी नेशंस आपस में क्या है, इकट्ठी हुई है किसी एक पॉइंट के ऊपर। अब हमारे पास मेजरमेंट्स का तरीका ये था कि स्टार्ट में जब साइंस अर्ली एजेस में थी तो मुख्तलिफ जगहों पर चीजों को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता था। हर जगह पर कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं था कि आपने इसी स्टैंडर्ड को यूटिलाइज करना है और आप इस तरह से चीजों को मेजर करें। तो हर मुल्क के अंदर, हर जगह के अंदर अपने रवाज थे, लोग अपने तरीकों से चीजों को क्या करते थे, मेजर करते थे। इससे मसला ये पैदा होता था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पर 1 kg आप मेजर कर रहे हैं पाकिस्तान में और यही 1 kg आप यूएसए में जाके मेजर कर रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस था कि पाकिस्तान का 1 kg पॉसिबल है किसी और स्टैंडर्ड पे मेजर हुआ हुआ और यूएसए का 1 kg किसी और स्टैंडर्ड पे मेजर हुआ हुआ। तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी उसमें यूनिट्स के दरमियान या मेजरमेंट्स की वजह से तजाद आ रहा था। तो साइंटिस्ट ने यह बात सोची कि क्यों ना कोई एक इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि जिस पर पूरी दुनिया मुत्तफिक हो और सारे एक ही स्टैंडर्ड्स को क्या करें, फॉलो करें। तो 1960 के अंदर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ डेफिनेशंस को पेश किया। उन्होंने स्टैंडर्ड्स के लिए डेफिनेशंस की कि आप जिन स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए उनको डिफाइंड कर दें कि पूरी दुनिया में 1 kg का स्टैंडर्ड क्या होगा, पूरी दुनिया में 1 मीटर लेंथ का स्टैंडर्ड क्या होगा, पूरी दुनिया में 1 मोल का स्टैंडर्ड क्या होगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक सेट ऑफ डेफिनेशंस दी जिसमें उन्होंने चीजों को मेजर करने के लिए क्या दिया बेटा, स्टैंडर्ड्स दिए। इस सेट ऑफ डेफिनेशन को जो 1960 के अंदर यूनिट्स के हवाले से एक्सेप्ट की गई इंटरनेशनली, इसको उन्होंने कहा कि ये बना आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद फायदा क्या हुआ कि जब ये एक्सेप्ट हो गया, अब पूरी दुनिया में मेजरमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड सेम है। आप पाकिस्तान में चीज को 1 kg मेजर करें, यूएसए में मेजर करें, सऊदी अरब में मेजर करें, दुबई में मेजर करें, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके 1 kg को मेजर करें, तो 1 kg की मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब जो तजाद था मेजरमेंट्स में वो हमारे दरमियान नहीं आने वाला। तो इस तरह से हमारे पास इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की डिफाइन होने की वजह से, सिस्टम की वजह से जो क्लैश दुनिया में आ रहा था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ये जो एसआई यूनिट थी इसने 3 तरह की यूनिट्स को डिफाइन किया। द फर्स्ट वन इज बेस यूनिट्स। पहली यूनिट्स इसने डिफाइन की जो थी बेस यूनिट्स। सेकंड थिंग इसने डिफाइन की, उसको उन्होंने नाम दिया कि ये है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये वर्ड आप पहली दफा सुन रहे होंगे क्योंकि आपने 9th 10th लेवल के ऊपर सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस नहीं किया, आपने बेस यूनिट्स तो डिस्कस किया होगा। और थर्ड टाइप ऑफ जो यूनिट से डिस्कस करा था वो थी डिराइव्ड यूनिट्स। इन 3 सिस्टम्स को ये क्या कर रहा था, डील कर रहा था। तो वन बाय वन सबको देखते हैं कि व्हाट आर बेस यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स बेटा वो यूनिट्स थी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमने कल 7 पढ़ी थी कि हमारे पास जो बेसिकल फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हमने कहा था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होंगी उन यूनिट्स को आप क्या कहेंगे, वो है बेस यूनिट्स। और ये बेटा क्या है, 7 इन नंबर्स। कौन कौन से हमारे पास इसके क्वांटिटीज थी, हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये डिफरेंट क्या थे हमारे पास, 7 बेस क्वांटिटीज थी। वो यूनिट्स जो इन 7 बेस क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करें, इनको मेजर करने में हेल्प आउट करें, उनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। सिमिलरली अगर मैं थर्ड नंबर पर आ जाऊं सप्लीमेंट डिराइव्ड यूनिट्स के ऊपर, सप्लीमेंट्री को भी डिफाइन करते हैं, डिराइव के ऊपर आ जाए तो आप डिफाइन करेंगे सर डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या करें, मेजर करने के लिए यूज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन थी, वो क्वांटिटीज जो हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव करते थे, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो नई क्वांटिटीज बनती थी हम उनको क्या कहते थे, वो थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इनके कुछ टेबल्स हैं वो देख लेते हैं कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है।
आपके पास स्क्रीन के ऊपर बेस क्वांटिटी नजर आ रहा होगा, आपने आप देखिए मैस है, मैस का सिंबल है m और इसको जिसमें मेजर करते हैं दैट इज किलोग्राम। देन आपके पास है लेंथ, लेंथ को आप L से डिनोट करते हैं और जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो यूनिट है मीटर। सिमिलरली आपके पास टाइम है, टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हैं। आपके पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हैं। आपके पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि आपके पास उस मैटर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसको आप मोल में मेजर करते हैं। इसी तरह से आपके पास है करंट, करंट को आप एम्पेयर में मेजर करते हैं। और फिर आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम मेजर करते हैं कैंडेला में। तो ये हमारे पास क्या थी, बेस क्वांटिटीज, और ये क्या थी बेटा, उनकी यूनिट्स। सिमिलरली अगर डिराइव क्वांटिटीज की तरफ बढ़ना चाहें तो देखिए आपके पास पहली क्वांटिटी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपके पास बनता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, व्हिच मींस दैट इसकी यूनिट बनेगी मीटर क्यूब। अब देखिए मीटर इटसेल्फ क्या थी, मीटर इटसेल्फ जो थी आपके पास वो क्वांटिटी थी, वो यूनिट थी किसकी, लेंथ की। 3 दफा लेंथ मल्टीप्लाई हुई तो वॉल्यूम बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किसकी यूनिट क्या आ गई, डिराइव आ गई। फिर आपके पास लेट्स सपोज फोर्स की बात करें, फोर्स आपके पास होता है F इक्वल टू ma। m क्या है बेटा, मैस, मैस होगी किलोग्राम में, a क्या है, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आपके पास ये भी क्या बन जाएगी, एक डिराइव यूनिट बन जाएगी। इसी तरह से आप डेंसिटी देख लें, आप वेलोसिटी देख लें, एक्सेलरेशन देख लें, मोमेंटम देख लें, जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सारी की सारी क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज हैं। तो ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये हमने एक किस्म का रिवाइज किया, ये हम 9th-10th लेवल पे इसको बड़े डिटेल में पढ़ के आए। अब हम अपने मेन जो नई चीज है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनकी तरफ आते हैं कि वो क्या होते हैं हमारे पास, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम क्यों स्टडी करते हैं। तो बेटा जब बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, तो 1960 के अंदर ही वही जो कॉन्फ्रेंस बैठी हुई थी, कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनके ऊपर वो मुत्तफिक नहीं हो रहे थे, एग्री नहीं कर रहे थे कि ये बेस क्वांटिटीज है या डिराइव क्वांटिटीज है। कौन कौन सी क्वांटिटीज थी वो एक था बेटा प्लेन एंगल, और एक था आपके पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सेकंड क्वांटिटी थी आपके पास सॉलिड एंगल। ये दो वो क्वांटिटीज थी जिनकी मेजरमेंट के लिए कमेटी एग्री नहीं कर रही थी, ना तो बेस क्वांटिटीज में ये आ रही थी, ना ही ये डिराइव क्वांटिटीज में आ रही थी। तो इन्होंने इनको डिफाइन करने के लिए एक नई क्वांटिटी बना दी। इन्होंने कहा कि ये है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और जो यूनिट्स इन दो क्वांटिटीज को, यानी कि जो ना तो बेस है ना ही डिराइव है, थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी है, इनको डिस्कस करेगी, उस यूनिट को हम नाम देंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। अब देखें प्लेन एंगल का क्या मतलब हुआ। प्लेन एंगल जो है बेटा, प्लेन एंगल ये बेसिकली 2 डायमेंशनल एंगल होता है। लेट्स सपोज आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर आप 2 डिफरेंट रेडियस से इसको कट करें, तो इन 2 रेडियसेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लेन एंगल। और इसको मेजर करेंगे आप रेडियन में, इसमें मेजर करेंगे बेटा रेडियन में, विच मींस दैट कि जो रेडियन है ये सप्लीमेंट्री यूनिट है किसकी, प्लेन एंगल की। रेडियन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, रेडियन को आप डिफाइन करेंगे कि रेडियन जो है, रेडियन विल बी वन एंगल जब आपके पास जो आर्क लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द रेडियस, 2 रेडियस ऑफ द सर्कल will be 1 radian when the arc length on the circumference is equal to radius of the circle। तो इस तरह की जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको हम कहेंगे क्या, प्लेन एंगल। याद रखेंगे प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, रेडियन जो है ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, रेडियन को कभी भी आप सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं कहेंगे। सिमिलरली सेकंड क्वांटिटी है आपके पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए याद रखेंगे बेटा ये 3 डायमेंशनल एंगल है। ये कौन सा एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल, यानी कि ये स्फीयर में सबटेंड होगा। तो आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस में जो एरिया ऑफ द स्फीयर है वो जो इसके ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, ये आपके पास होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो होती है बेटा स्टीरेडियन। वो यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन। अब स्टीरेडियन और रेडियन में फर्क समझाया। रेडियन जो था ये 2 डायमेंशनल एंगल था, स्टीरेडियन क्या है, 3 डायमेंशनल एंगल है, और ये स्फीयर के अंदर है, इसमें एरिया क्या होता है बेटा, इन्वॉल्व होता है।
और अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो एंगल विल बी 1 c रेडियन इज इक्वल टू, जब क्या हो इसका बेटा, एरिया ऑफ द सरफेस और रेडियस का स्क्वायर जो है ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 c रेडियन तब होगा जब एरिया जो सबटेंड हो रहा है कहां पर, सरफेस ऑफ द स्फीयर के ऊपर, वो और रेडियस का स्क्वायर आपस में क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द c रेडियन is a solid angle, 3-dimensional angle subtended at the center of the sphere by an area of its surface equal to the square of the radius of square of the sphere of square of the radius of the sphere। तो ये आपके पास क्या बनेगा, st रेडियन, और ये आपके पास क्या होगा, रेडियन। ये भी हमारे पास क्या बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और डिस्कस करते हैं, बल्कि इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह का नजर आता है। तो ये बेटा आपको डायग्राम नजर आ रही होगी रेडियन की, और st रेडियन भी हमने देखा कि हमारे पास, आपके पास जो कॉर्नेटो आपने आइसक्रीम खाई होगी, इसकी जो सरफेस है ये क्या होती है, एक st रेडियन की टाइप में होती है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन है बेटा कि किसी भी मेजरमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है कि उसको आप पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर दें। लेट्स सपोज आपके पास कोई क्वांटिटी 134 2.74, या आपके पास कोई क्वांटिटी थी, आपने लेट्स सपोज ये लेंथ मेजर की हुई थी इतने मीटर्स में। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है ये हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के साथ होना चाहिए। तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 1, तो आप लिखेंगे 1, फिर डेसिमल पॉइंट डालेंगे, और फिर क्या होगा बेटा 3 4 2 एज इट इज इनटू 10 मल्टीप्लाई 10 में ले आए। अब देखें कितने यूनिट्स मूव है, 1 2 3। तो देखें ये था बेटा आपके पास क्या पॉइंट, आप पॉइंट से लेफ्ट साइड पर मूव करें, यानी कि आप राइट पर पॉइंट था, राइट से आप उठाकर आए लेफ्ट पे, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव लिखेंगे। 1 2 3 3 यूनिट डिजिट मूव है तो 10 की पावर 3 मीटर। अगर आपके पास क्वांटिटी होती है इस तरह 0.00234 तो फिर क्या होता, तो देखें हमने रूल क्या पढ़ा कि पॉइंट को लगाना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पहला नॉन जीरो डिजिट है 2.34 इंटू 10 की पावर। अब देखो पॉइंट आपने यहां से उठा के आप यहां तक ले गए, विच मींस दैट के पॉइंट लेफ्ट पर था और आप उठा के राइट पर ले गए। तो पॉइंट को अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाएं तो पावर आएगी नेगेटिव। तो 1 2 3 3 डिजिट्स मूव है तो -3। इस तरह की जो हमारे पास जो हम एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटीज को पावर ऑफ 10 में, इसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को यूटिलाइज करते हुए कुछ चीजें साइंटिस्ट ने डिस्कस की जिनको हम पढ़ते हैं प्रीफिक्सेस। क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस से क्या बात है, जैसे लेट्स सपोज आपने पढ़ा हुआ है कि 10 की पावर -3 माइक्रो है, 10 की पावर -3 मिली है, 10 की पावर -6 माइक्रो है, 10 की पावर -9 नैनोमीटर है। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने 10 की पावर 18 से लेके 10 की पावर -18 तक एक प्रीफिक्सेस का सेट बना दिया और उनको क्या दे दिया, नाम दे दिया, जैसे माइक्रो, मिली, सेंटी, नैनो, मेगा, अच्छा इसके बाद पिको है, ऑक्टा, योक्टा, ये सारी हमारे पास क्या थी, प्रीफिक्सेस की एक लिस्ट थी। मैं आपको टेबल दिखाता हूं कि हमारे पास प्रीफिक्सेस की लिस्ट कौन सी है और हम उनको मेजरमेंट्स में क्यों यूज करते हैं। तो बड़ा स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को प्रीफिक्सेस की एक यूनिट नजर आ रही होगी, उसके सामने उसकी पावर्स लिखी हुई है, सिंबल्स लिखे हुए हैं, उनको कैसे डिनोट करते हैं। कुछ जो है वो आपको आने की, जैसे कि आपके पास माइक्रो है, मिली है, नैनोमीटर है, सेंटीमीटर है, मेगा है, हेक्सा है, ये वो यूनिट्स हैं, ये वो प्रीफिक्सेस आपको ज़बानी आने चाहिए। ये हम इसलिए यूज करते हैं कि हम जब मेजरमेंट्स में रिजल्ट्स लिखते हैं तो रिजल्ट्स में चीजों से बचने के, जैसे देखें अगर लेट्स सपोज 10 की पावर +18 में रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 18 जीरो हमें लगाने पड़े, तो या 18 डिजिट तक जाना पड़े तो वो कितनी लंबी लेंथ बनेगी उसकी। तो उसको प्रिसाइज करके छोटी टर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस को यूटिलाइज करते हैं। तो इस वजह से ये हमारी मेजरमेंट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हम देखेंगे बेटा कन्वेंशंस, हमारे पास यूनिट्स को लिखने की कन्वेंशंस क्या हैं, कन्वेंशंस फॉर राइटिंग यूनिट्स। हम मेजरमेंट्स में जो यूनिट्स लिखेंगे उनके लिए रूल्स क्या हैं, कन्वेंशंस क्या हैं। तो कन्वेंशन नंबर 1 है बेटा, कन्वेंशन नंबर 1 ये है कि अगर आप यूनिट का पूरा नाम लिख रहे हैं, जैसे कि आप लिखेंगे न्यूटन, NEWT न्यूटन, तो यूनिट का पूरा नाम जब लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाएगा, उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। फर्स्ट लेटर भी उसका क्या लिखेंगे बेटा, स्मॉल लिखेंगे, तो न्यूटन ऐसे लिखा जाएगा।
सेकंड कन्वेंशन ये है कि अगर आप सिर्फ सिंबल से डिनोट करना चाह रहे हैं, जैसे आप न्यूटन को सिर्फ एन से लिखना चाह रहे हैं तो एन क्या लिखेंगे कैपिटल, केल्विन को आप सिर्फ के से लिखना चाह रहे हैं तो के क्या लिखेंगे कैपिटल। अगर तो सिर्फ सिंबल लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ द जिस साइंटिस्ट के नाम पर वो यूनिट आई है उसको आप क्या लिखेंगे, उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। और अगर आप पूरा नाम लिखना चाह रहे हैं तो पूरा नाम उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे, वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये दो कन्वेंशन होगी। थर्ड कन्वेंशन है हमारे पास कि जो हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, जैसे लेट्स सपोज देखें आपके पास है 10 की पावर -9 मीटर, 7 × 10 पावर -9 मीटर को लेंथ आपने मेजर की, तो उसको आप लिखेंगे 7 नैनोमीटर। अब दिस नैनो इज प्रीफिक्स और मीटर क्या है यूनिट, तो प्रीफिक्स को आप क्या करेंगे पहले लिखेंगे किससे, बेस यूनिट से। फिर वो कहता है कि अगर कॉम्बिनेशन आ जाए दो बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का, जैसे कि आपके पास कोई यूनिट है न्यूटन सेकंड, न्यूटन इज अ डिराइव्ड यूनिट, सेकंड इज अ बेस यूनिट, तो इन दोनों में थोड़ी सी स्पेस डाल के लिखेंगे, एक स्पेस अपार्ट इनको क्या करेंगे लिखेंगे, न्यूटन मीटर लिखेंगे वो भी ऐसे लिखेंगे। फिर वो कहता है कि आपने क्या करना है जी कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज नहीं करेंगे, जैसे लेट्स सपोज 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर, ऐसे नहीं लिखना। 10 की पावर -6 ये अब देखें ना, इसको आप कहेंगे ये है माइक्रोमीटर, तो ये कोई बात नहीं है, डायरेक्टली क्या बनेगा 10 की पावर -12 मीटर। 10 की पावर -12 क्या होता है बेटा, पिकोमीटर। तो आपने क्या करना है कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज नहीं करने, ये भी इसकी एक कन्वेंशन है। फिर आपके पास कन्वेंशन है कि अगर यूनिट के ऊपर कोई पावर आ रही है, लेट्स सपोज 1 किलोमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 1 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, तो ये जो पावर है ये आपके पास प्रीफिक्स के ऊपर भी आएगी और यूनिट के ऊपर भी आएगी। प्रीफिक्स के ऊपर आने का मतलब है कि जो 10 की पावर -3 है इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये बन जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये बात नहीं होगी कि जो स्क्वायर व ये जो पावर है वो सिर्फ बेस यूनिट के ऊपर है, बल्कि वो साथ में जो प्रीफिक्स उसमें आपने यूज किया है वो उसके ऊपर भी क्या रहेगी, एज इट इज काम करेगी। और आखिरी कन्वेंशन ये है कि आप जब भी मेजरमेंट्स करेंगे तो आप एक अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ सिस्टम को उठाएंगे, यानी कि आप ज्यादा प्रेफर करेंगे आप एसआई सिस्टम को यूज करें। हमारे पास एमटीएस सिस्टम भी था, सीजीएस सिस्टम भी था, लेकिन वो चीजें अब हम डिस्कस नहीं करते। कहीं एनटीएस लेवल के ऊपर उनको हम जरूर पढ़ते हैं, लेकिन डेली लाइफ की जो हमारी कैलकुलेशन है, मेजरमेंट्स है, उसमें हम एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम को भी लेकर चलते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई इशू हो, फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।